बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे और आप सबके पेपर्स भी बहुत अच्छे हो रहे होंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट पेपर आपका वेडनेसडे को उर्दू का पेपर है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि आपने उर्दू की तैयारी किस तरह से करनी है। अच्छा, आपके जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, गेस्ट पेपर मार्क करवाऊंगी, कंप्लीट आपको मैं गाइड करूंगी इसमें। अच्छा देखिए बच्चों, उर्दू के पेपर के अंदर ना तीन चीजें सबसे ज्यादा अहम है। कितनी चीजें अहम है? तीन चीजें अहम है सबसे ज्यादा। अब बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को लगता है उर्दू का सिलेबस तो बहुत ज्यादा है और एक दिन के अंदर हम कैसे तैयारी करेंगे, और उर्दू में तो बहुत नंबर कटते हैं, उर्दू की तैयारी बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। उर्दू का सिलेबस सबसे आसान होता है, सबसे अच्छे तरीके से आप उस सिलेबस को कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक तरीका चाहिए, उसको करने की एक तरतीब चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो ना किसी फजूल से क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन फजूल तो नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको इतना टाइम नहीं चाहिए अभी, लेकिन वो उसको सबसे पहले करने बैठ जाएंगे तो उनका आधा दिन उसी पे लग जाएगा और उनका बाकी के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, वो पीछे रह जाएंगे। तो उर्दू के पेपर को ना एक तरतीब से करना बहुत जरूरी है, उसकी तैयारी को तरतीब से करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रही थी, तीन बातें होती हैं सिर्फ उर्दू के पेपर के लिए जिनको जहन में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये होती है कि आपने उर्दू की तैयारी कैसे करनी है, सही है, कहाँ से तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। यानी किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से, जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उस हिसाब से मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उनकी आपने किस तरह से तैयारी करनी है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है ना उर्दू की तैयारी में, वो ये बात होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है याद करने के लिए और मैंने किस तरतीब से पढ़ना है। अगर आप उस तरतीब से नहीं पढ़ते ना, चीजों को उस सीक्वेंस से नहीं करते, तो फिर आपको जो है वो किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लग जाता है और फिर जो बाकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए कम टाइम बचता है। तो एक उस तरतीब से और एक प्लानिंग से उर्दू की प्रिपरेशन को लेके चलना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में मैं आपको 1 डे रिवीजन प्लान दूंगी, जो कि एक बहुत बेहतरीन किस्म का रिवीजन प्लान होगा। उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना है और कितने टाइम में आपने किस क्वेश्चन को याद करना है, पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है। तो पूरे एक दिन की मैं आपको जो है वो एक पूरी प्लानिंग बता दूंगी, तो वो भी आप देख लेंगे तो आपकी इंशाल्लाह जो है वो तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी। तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उर्दू के पेपर की तैयारी में, वो तीसरी बात ये है कि आपका जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो उर्दू के पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके उर्दू के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक ऐसी चीज जो 70 to 80% बच्चे जो है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तैयारी अच्छी होते हुए, प्रेजेंटेशन अच्छी होते हुए, सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी उनके उर्दू के पेपर में नंबर कट जाते हैं, खास तौर पे टॉपर्स के। ये जो गलती है ना, ये टॉपर्स से भी हो जाती है और उसकी वजह से उनकी पोजीशन पीछे चली जाती है। और वो मिस्टेक ये है कि वो उर्दू के पेपर में टाइम को नहीं मैनेज कर पाते, क्योंकि उर्दू के पेपर में काफी सारे सवाल होते हैं, आपको टाइम मैनेज करना होता है, तो वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और उनके कोई ना कोई सवाल रह जाते हैं और उनके जाहिर है उसमें नंबर नहीं आ पाते और उनकी पोजीशन पीछे चली जाती है। तो मैं इसके बाद एक वीडियो ये बनाऊंगी जिसमें मैं आपको तीसरी ये जो बात है ना इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने एक तो पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। मैं आपको अपना बताऊंगी कि मैं खुद कैसे प्रेजेंटेशन करती थी पेपर की, तो मैं वो प्रेजेंटेशन आपको सिखाऊंगी बहुत सिंपल तरीके से, और बहुत आसान सी मेरी प्रेजेंटेशन होती थी, लेकिन मेरे मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आ जाते थे उसकी वजह से। तो मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन भी बताऊंगी, मेरे खुद के जो है वो 96% मार्क्स जो मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, तो मैं आपको वो भी गाइड करूंगी। साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने किस सवाल को कितना टाइम देना है पेपर के अंदर अटेम्प्ट करते हुए। देखिए ना, आपके पास 2 घंटे 10 मिनट है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आपने कितना टाइम में किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें से 20 मिनट के एमसीक्यूज होंगे, बाकी 2 घंटे 10 मिनट का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो आपने उस 2 घंटे 10 मिनट के अंदर ही सारा कुछ अटेम्प्ट करना है। तो सारे जितने भी आपके सवाल है ना पेपर के, मैं आपको ना उस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपने किस सवाल को एक तो कितने टाइम में करना है, वो टाइम भी मैं आपको डिवाइड करके दूंगी। साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपने उसको कितनी लाइंस पर या कितने पेजेस पर लिखना है, ये बहुत जरूरी होता है।
बच्चे ना क्वेश्चन को मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं करते, वो कहते हैं तशरीह है तो बस लिखी जाओ, जितनी आती है उतनी लिखी जाओ। ऐसा आपने पेपर में हरगिज नहीं करना होता। 2 नंबर की तशरीह है तो आपने उसको उसी हिसाब से लिखना है। अक्सर बच्चे सबसे पहले तशरीह का जब सवाल कर रहे होते हैं ना, तो वो इतना ज्यादा तशरीह को लंबा लंबा लिखते जाते कि आखिर में उनके जो बाकी के सवाल है उनके लिए टाइम ही कम बचता है। तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आपने किस चीज को, किस सवाल को कितने पेजेस पर अटेम्प्ट करना है, कितनी लाइंस पर अटेम्प्ट करना है और कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है। तो उससे आपके टाइम मैनेजमेंट का मसला 100% सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए उर्दू की तैयारी के लिए ना आपको ये 2 बुक्स चाहिए। एक तो ये उर्दू की आपकी जो टेक्स्ट बुक है, एक तो ये आपको चाहिए, और दूसरी आपकी ये जो उर्दू की ग्रामर की बुक है ना, उर्दू कवायदो इंशा, ये बुक चाहिए। इन 2 बुक्स से आपका उर्दू का पेपर आएगा। आपने अपने पेपर की तैयारी भी इन्हीं 2 बुक्स से करनी है। अच्छा, अब उर्दू के पेपर में जो सबसे पहला आपका सवाल आएगा ना, सवाल नंबर 1, वो आपका होगा एमसीक्यूज का। सही है, इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज की शीट आपको दी जाएगी और आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने होंगे। तो 15 एमसीक्यूज होंगे, 15 ही इसके नंबर हैं। टोटल आपको इसके लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ ये 15 एमसीक्यूज की आपने तैयारी कैसे करनी है। इस 15 में से ना जो 7 एमसीक्यूज है वो आपके चैप्टर्स में से आएंगे। जो आपके उर्दू के चैप्टर्स है ना, इनमें से आएंगे आपके 7 एमसीक्यूज है। देखिए ये आपके जो चैप्टर्स हैं, इसमें से ये जो अखलाक हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्जा जाहिर, नामदेव मानी, आराम सुकून, कुतबा और लड़ी में परोए हो मनाजिर, ये जो 7 चैप्टर्स हैं। इब्तदाई हिसाब तो आपका खट हो चुका है ना, और भेड़िया भी आपका जो है वो चैप्टर स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो टोटल आपके 7 चैप्टर है स्मार्ट सिलेबस में। इन 7 में से एक एक एमसीक्यू आएगा, एक एक एमसीक्यू हर चैप्टर में से आएगा, और वो जो है वो एक्सरसाइज में से ही आएंगे। तो आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अच्छी तरीके से कर लेना है। तो आपके इन 7 चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। तो 15 में से 7 एमसीक्यूज आपके चैप्टर्स में से आएंगे। फिर उसके बाद आपकी 5 नज़में हैं, हमद है, नात है, मेहनत की बरकत, जावेद के नाम पे, आमिर लतीफ, ये जो 5 नज़में हैं ना, इनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इन 5 में से सिर्फ 2 एमसीक्यूज आएंगे, तो वो भी इनकी एक्सरसाइज में से ही आएंगे। और उसके बाद जो गजलें हैं आपकी, ये जो 3 गजलें हैं, फकीराना आए सदा कर चले, गम है या खुशी है तो, और ये जो है परवीन फना सैयद की जो नज़म है, इनमें से आपके इन 3 जो गजलें हैं ना, इन 3 गजलों में से एक एमसीक्यू आएगा। तो 7 चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आके 7 एमसीक्यूज ये हो गए। 5 नज़मों में से सिर्फ 2 एमसीक्यूज आएंगे, तो 2 एमसीक्यूज ये हो गए, और 3 गजलों में से सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा, तो एक एमसीक्यू ये होगा। तो टोटल 10 एमसीक्यूज जो है वो आपकी इस टेक्स्ट बुक में से आएंगे, और इनमें से ज्यादा एमसीक्यूज जो आपकी एक्सरसाइज से ही आएंगे, बल्कि 99% आपके जो एमसीक्यूज है ना वो एक्सरसाइज से आएंगे। कोई एक आधा ही अंदर से आ सकता है, वो भी इजी होगा। तो आपके ये जो आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने से ना आपके 10 एमसीक्यूज तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद ना पीछे बचते हैं बच्चों आपके 5 एमसीक्यूज। सही है, 10 एमसीक्यूज आपकी टेक्स्ट बुक में से आएंगे, 5 एमसीक्यूज जो है वो आपकी ग्रामर की बुक में से आने हैं। तो उसमें से देखिए ये जो सफा नंबर 13-14 पे मुजक्कर मोनस है, एक एमसीक्यू जो है वो मुजक्कर मोनस में से आएगा। उसके बाद एक एमसीक्यू ये जो सफा नंबर 15 से लेके सफा नंबर 19 तक, ये देखिए आपकी उर्दू कवायदो इंशा का सफा नंबर 15 है, इस पे जो वाहिद जमा है सफा नंबर 19 तक, तो एक एमसीक्यू जो वो आपका वाहिद जमा में से आएगा। तो आपने इन सारे वाहिद जमा को भी अच्छे से कर लेना है। उसके बाद एक एमसीक्यू जो है वो आपका आना है इसमें से मुतरादिफ अल्फाज में से, जो आपके सफा नंबर 28 पर है कवायदो इंशा के। ये जो अल्फाज मुतरादिफ है ना, 28 पेज पे ये शुरू हो रहे हैं, और 28 से लेके ये 29 पेज तक ये जा रहे हैं। तो आपके एक एमसीक्यू अल्फाज मुतरादिफ में से आएगा। फिर एक जो है इसी के नीचे मुतजाद अल्फाज शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सफा नंबर 29 से लेके आपके सफा नंबर 31 तक जा रहे हैं मुतजाद अल्फाज ना, तो ये एक एमसीक्यू आपका इनमें से आएगा, ये इनमें से। तो ये टोटल आपके 4 एमसीक्यूज हो गए। पीछे आपका बच जाता है सिर्फ एक एमसीक्यू, और वो आएगा आपका मुहावरात में से। जो आपके पेज नंबर 52 के ऊपर मुहावरात है ना, आपने उनको कर लेना है। उसमें से एक एमसीक्यू आपका आएगा। ये देखिए ये रोजमर्रा मुहावरात लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 52 है आपका, ये उर्दू कवायदो इंशा का। तो ये आपने पेज नंबर 52 से लेके 58 तक जो मुहावरात है, इनको देख लेना है। एक एमसीक्यू जो है वो आपका इन मुहावरात में से आएगा। तो इस तरह आपके टोटल 15 एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद आपका जो सवाल नंबर 2 है ना, जो आपका होगा सब्जेक्टिव पेपर शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो आपके एमसीक्यूज हो गए ना, अब ये सब्जेक्टिव पेपर है जो आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना होता है। तो उसमें जो सवाल आएगा सबसे पहले वो होगा अशआर की तशरीह, जिसमें नज़मों की भी तशरीह लिखनी होगी आपने और गजलों की भी तशरीह लिखनी होगी। जो आपकी 5 नज़में है ना, उनमें से किसी भी 4 नज़मों से एक एक शेर दे दिया जाएगा। 5 नज़में हैं,
5 में से 4 नज़्मों में से एक-एक शेर दिया जाएगा और उन 4 में से भी आपने जो है वो 3 अशआर की तशरीह करनी होगी, सही है? और जो ग़ज़लें हैं ना, आपकी कितनी टोटल ग़ज़लें हैं? 3 ग़ज़लें हैं और उन तीनों ग़ज़लों में से एक-एक शेर दिया जाएगा, तीनों में से एक-एक शेर दिया जाएगा, लेकिन आपने 2 की तशरीह करनी होगी। तो इस तरह से 3 नज़्म के अशआर की तशरीह करनी होगी, 2 ग़ज़ल के अशआर की तशरीह करनी होगी, टोटल आपने जो है वो 5 अशआर की तशरीह करनी होगी और ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर की आपकी तशरीह होगी। अब आपकी ये जो 5 नज़्में हैं ना, हम्द है, नात है, मेहनत की बरक़ात, जावेद के नाम, क़याम लतीफ़, इन पाँचों में से कोई सी 4 की जो है ना वो शेर दे दिए जाएंगे एक-एक और आपने क्या करना होगा, आपने उनकी तशरीह, उनमें से 3 की तशरीह करनी होगी। अच्छा, अब आप देखें ना, आप अगर 5 ना भी करें ना, आप सिर्फ 4 नज़्में कर लें, तब भी आपकी तशरीह जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि एक आपकी वैसी चॉइस में भी चली जानी है, तो आप इनमें से कोई सी 4 कर लें, तो आपकी तशरीह जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ कि जो हमारी नज़्में होती है ना, जैसे अब ये हम्द है, नात है, जितनी भी नज़्में होती हैं, पूरी नज़्म में ना एक ही टॉपिक चल रहा होता है, सेम टॉपिक होता है। ग़ज़लों में ऐसा नहीं होता, ग़ज़ल के हर शेर में एक अलग बात हो रही होती है। कभी कोई ग़ज़ल ऐसी होती है जिसमें हर शेर में एक ही फ्लो चल रहा हो, लेकिन नज़्मों में ये होता है पूरी नज़्म में एक ही बात हो रही होगी। तो आपने क्या कर लेना, अगर आपने उस नज़्म को खुलासा कर लिया है ना, तो आपके लिए काफ़ी है। आप हर शेर की तशरीह में ना सेम वही बातें रिपीट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत शेर का मफ़हूम लिखें, आगे आप वही बातें रिपीट कर लें और उससे रिलेटेड आप ना कोई 1 या 2 शेर याद कर लें। देखिए, अब हम्द है तो आप अल्लाह की हम्द से रिलेटेड जो है कोई ना कोई इस शेर याद कर लें, या नात से रिलेटेड, नबी पाक से रिलेटेड कोई ना कोई शेर जो होता है वो याद कर लें, उनकी अज़मत से रिलेटेड। मेहनत की बरक़ात है तो आप मेहनत से रिलेटेड कोई शेर याद कर लें। इस तरह करके ना आपने देखें, अब जैसे अब हमारे पास ये जो नज़्में होती हैं, अब ये मेहनत की बरक़ात नज़्म है, पूरी नज़्म में जो है वो मेहनत का ही ज़िक्र हो रहा है, तो आप मेहनत का कोई एक आधा शेर याद कर लें, तो कोई भी आपकी तशरीह आ जाएगी ना, तशरीह में बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप जो है ना वो एक थोड़ी-सी तशरीह लिखें, फिर आप उससे रिलेटेड कोई शेर दरमियान में ऐड कर दें, फिर आप थोड़ी-सी तशरीह लिखें, तो एक तो आपकी लेंथ भी बड़ी हो जाती है और आपकी ना तशरीह का इंप्रेशन भी अच्छा पड़ जाता है। जब मैं आपको पेपर प्रेज़ेंटेशन सिखाऊँगी ना, तो मैं आपको बताऊँगी आपने शेर कहाँ लिखना होता है, लेकिन अभी आप ना इस तरह से इसको तैयार करें कि नज़्म की आप ना जितनी भी तशरीह है ना, उनका कोई 1 या 2 शेर याद कर लें, तो कोई से भी शेर की तशरीह आ जाएगी ना, तो आप उसमें वही शेर लिख दें, क्योंकि पूरी नज़्म में एक ही बात हो रही होती है। उसके अलावा ग़ज़लें आपके पास 3 हैं, तो अब आप इस 3 में से ना कोई सी 2 ग़ज़लें जो है वो कर लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। आप ये वाली 2 ग़ज़लें कर लें, एक मीर तकी मीर की और एक नासिर काज़मी की ग़ज़ल कर लें। ये 2 ग़ज़लें काफ़ी हैं, इनको आप कर लें अच्छे तरीके से, तो आपकी ग़ज़ल के भी शेर जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपका तीसरा सवाल आता है पैराग्राफ की तशरीह। 10 नंबर का ये सवाल होता है, इसमें 2 पैराग्राफ आते हैं, 2 में से आपने कोई एक पैराग्राफ करना होता है, दोनों नहीं करने होते, एक करना होता है और वो एक पैराग्राफ की तशरीह ही आपकी जो है वो 10 नंबर की होती है। कैसे होते हैं 10 नंबर? एक तो आपने उस जो जिस सबक से पैराग्राफ लिया हुआ है ना, सबसे पहले आपने उस सबक के मुसन्निफ का नाम लिखना है, फिर सबक का नाम लिखना है कि किस सबक से लिया गया, तो एक-एक नंबर इन 2 चीज़ों के हो जाएँगे, तो 2 नंबर हो गए। उसके अलावा 3 अल्फाज जो है ना उनको अंडरलाइन किया होगा, सही है? उनके नीचे लाइन लगी होगी, आपने उन 3 अल्फाज की ना उस पैराग्राफ में से उन तीनों अल्फाज का मायने बताना होगा। अब होता ये है कि अक्सर तो आपको मायने आता ही होता है और अगर नहीं आता आपको मायने, वैसे तो जब आपने चैप्टर करना है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि उसके मायने, आप जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने कर ले, जिन चैप्टर्स को आप तशरीह के लिए तैयार कर रहे हैं। तो और अगर आपको नहीं भी आता ना, तो उसका तरीका ये होता है कि अब आप उस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें, उस लाइन को गौर से पढ़ें, तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि ये बात जो है वो किस सेंस में हो रही है, तो इस लफ्ज़ का मायने क्या हो सकता है, तो वो फिर आप तुक्के पे लिख सकते हैं वो मायने और अक्सर वो ठीक हो जाते हैं। जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आ जाती है। तो 3 नंबर उस चीज़ के हो गए, 8 नंबर हो गए। उसके बाद आपके जो 5 नंबर होते हैं ना, सॉरी 5 नंबर हो गए ना, 1 नंबर जो है वो मुसन्निफ के नाम का, 1 नंबर सबक के नाम का है, 3 नंबर खत कुशीदा अल्फाज के, तो 5 नंबर ये हो गए। पीछे जो 5 नंबर बच जाते हैं वो तशरीह के होते हैं। तो इस तरह आपके ना 10 नंबर की पैराग्राफ की तशरीह होती है। अच्छा, अब आप देखिए जो आपके 2 पैराग्राफ आने हैं ना, उन 2 पैराग्राफ्स में से जो पहले 4 सबक हैं, टोटल आपके 7 सबक है ना, तो पहले जो 4 सबक है, अखलाक़े हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिज़ज, ज़ाहिरदार बेग और नाम देवमाली, इन 4 सबकों में से कोई एक पैराग्राफ आएगा और आरामो सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मुनासिर, इन 3 सबकों में से कोई एक पैराग्राफ आएगा। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको ये 3 सबक आते हैं तो आप इन 3 को अच्छे तरीके से कर लें, पैराग्राफ की तशरीह के लिए तैयार कर लें इनको अच्छे तरीके से, और अगर आपको ये ऊपर वाले 4 आते हैं तो आप इनको पैराग्राफ की तशरीह के लिए तैयार कर लें। तो अब आपकी मर्जी है कि आप ये चारों सबक तैयार कर लें
या फिर ये 3 सबक जो हैं ये और एक ये मिला के ये 3 सबक आप तैयार कर लें। तो इस तरह से आपने करना है, ऐसे नहीं करना कि आप जो है इनमें से कोई 1-2 कर लें या इनमें से कोई 1-2 कर लें, इस तरह आपने नहीं करना। क्या पता आप इखलाक़ हसन और अपनी मदद आप करें, तो नामदेव माली आ जाए यहाँ से और इसमें से आप आरामो सुकून और कतबा कर ले तो लड़ी में परोए हुए मनाजिर का शेर वो आ जाए पैराग्राफ। तो आपने ऐसे नहीं करना, या तो इन चारों को मुकम्मल करें या फिर इन तीनों को मुकम्मल करें। इन चारों को करें तो इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना, फिर इन 3 को करने की कोई जरूरत नहीं अगर आप इन ऊपर वाले 4 को करें, और अगर आप नीचे वाले 3 को करें तो फिर इन्हीं तीनों को करें, ऊपर वाले चारों को करने की जरूरत नहीं है। तो आपने इस तरह से इसको तैयार करना है। इसके बाद जो अगला आपका सवाल आता है ना वो होता है मुख्तसर सवालात के जवाबात, यानी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना वो आते हैं। 10 नंबर का ये होता है, आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 5 करने होंगे, तो 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन होता है। तो आपके जो है वो कितने टोटल नंबर हो जाते हैं 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाता है 10 बन जाता है। तो इस तरह से आपके मुख्तसर सवालात के जवाब आएंगे। अब आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, देखिए आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, जो भी आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं ना आपने सिर्फ उन्हीं को करने हैं, आपने उसके अलावा जो है वो कोई भी क्वेश्चंस नहीं करने। ये देखें ये जो आपके ये दिए हुए ना एक्सरसाइज के अंदर ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं एक्सरसाइज में, सिर्फ इनको आपने तैयार करना है। तो यहीं से आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, अंदर से आपके नहीं आते। अब आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो टोटल आपके 8 सवाल आने हैं ना, 8 सवाल में से जो 4 सवाल हैं वो आपके सबको में से आएंगे, और बाकी जो 4 सवाल है ना उनमें से 2 आपके नज़मों में से आएंगे और 2 आपके जो है वो गजलों में से आएंगे। समझ आ रही है आपको, 8 सवाल में से 4 जो है वो सबको में से आएंगे। अब वो सबको में से कैसे आएंगे, वही आपकी पेयरिंग हुई हुई है, जो पहले 4 सबक हैं 2 इनमें से आ जाएंगे और जो अगले 3 सबक हैं 2 इनमें से आ जाएंगे। तो इस तरह से 4 सवाल आपके सबको में से आ जाएंगे, 2 सवाल आपकी नज़मों में से आने हैं। तो उनमें से भी जो 5 नज़में हैं ना आपकी, जिनमें से 2 सवाल आने हैं, तो जो पहली 3 नज़में हैं, पहली 3 कौन कौन सी हो जाएंगी, हमद हो जाएगी, नात हो जाएगी, मेहनत की बरकत। एक सवाल इन तीनों में से कोई एक सवाल आ जाएगा, और अगली जो 2 नज़में हैं ना जावेद के नाम और प्यामे लतीफ, एक सवाल इन 2 में से कोई एक सवाल आ जाएगा। इस तरह से आपके ये सवाल जवाब आने हैं। उसके बाद जो आपकी गजलें हैं ना, ये 3 गजलें हैं, इन तीनों गजलों में से कोई से 2 सवाल आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके ये सवाल जवाब आएंगे। अगर आपने सारा नहीं भी करना तो अब आप ये कर लें कि अपने सातों सबको के एक तो सवाल जवाब तैयार कर लें, तो 4 तो आपके यहाँ से पूरे हो जाएंगे, और फिर या तो आप नज़मों के कर लें सवाल जवाब या फिर गजलों के कर लें सवाल जवाब। तो इस तरह आप कर लें कि सबको के तो मुकम्मल करें ना, और उसके साथ फिर या तो नज़मों के कर लें सब सारी नज़मों के, या फिर सारी गजलों के कर लें। और अगर कोई बच्चा सारे कर लेते तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, एक 2-2 लाइन के ये आंसर होते थे तो कोई मुश्किल होते नहीं है, बहुत आसान होते हैं। इसके बाद जो आपका 5वां सवाल आता है ना वो आता है सबक का खुलासा। तो जितने भी आपके ये 7 असबाक है ना, इनमें से आपके पास खुलासा आएगा 5 नंबर का। अच्छा अब देखिए आपके पास टोटल जो है वो 2 खुलासे आएंगे, लेकिन आपने उन 2 में से एक खुलासा करना होगा। अब इसकी भी पेयरिंग जो है वो सेम उसी तरह हुई हुई है, जो पहले 4 असबाक हैं, अखलाक़े हसना, अपनी मददाब, कलीम और मिज़ा ज़ाहिरदार बेग, नामदेव माली, इन 4 में से कोई एक खुलासा, किसी एक का खुलासा आ जाएगा। और जो आखिरी 3 है, ये आरामो सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर, इन 3 में से कोई एक खुलासा आ जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है, या तो आप पहले 4 का खुलासा तैयार कर लें या फिर आप इन 3 का खुलासा तैयार कर लें। बेहतर यही है कि आपने तशरीह के लिए जो सबक किए हैं ना, तो आप उन्हीं का खुलासा कर लें, क्योंकि वो आपने तशरीह के लिए एक दफ़ा मुकम्मल पढ़े हुए होंगे, तो आपको उनका खुलासा याद करना आसान हो जाएगा। तो जो भी पेयर आपने तशरीह के लिए तैयार किया है उसी को आप खुलासे के लिए भी कर लें। अब सबक के खुलासे के बाद आपका जो अगला सवाल है वो नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल है। तो इसमें आपने या तो नज़म का खुलासा लिखना होगा पूरा, या फिर आपने उसका ना छोटा सा एक पैराग्राफ का आपने लिखना होता है मरकजी ख्याल, तो या तो आपने उसका मरकजी ख्याल लिखना होगा। अब देखिए आपकी टोटल जो है आपकी किताब में 5 नज़में हैं ना, हमद, नात, मेहनत की बरकत, जावेद के नाम और प्यामे लतीफ, 5 आपके पास ये नज़में हैं। इन 5 में से किसी का भी खुलासा आ सकता है और किसी का भी मरकजी ख्याल आ सकता है। अगर हमद, नात और मेहनत की बरकत में से किसी का खुलासा आ जाएगा तो जावेद के नाम और प्यामे लतीफ में से किसी का मरकजी ख्याल आ जाएगा, और अगर हमद, नात और मेहनत की बरकत में से मरकजी ख्याल आ रहा है तो जावेद के नाम और प्यामे लतीफ में से खुलासा आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी का भी खुलासा आ सकता है या फिर किसी का भी मरकजी ख्याल आ सकता है। अब आपने करना यह है कि अगर आप खुलासा कर रहे हैं तो आपने 5 नज़मों का सिर्फ खुलासा तैयार कर लेना है, क्योंकि चॉइस आएगी ना, या तो किसी का खुलासा लिखना होगा या तो किसी का मरकजी ख्याल लिखना होगा। तो अगर अब आपने खुलासा करना है तो 5 नज़मों का खुलासा करेंगे फिर आप, और अगर आपने मरकजी ख्याल तैयार करना है तो फिर आप 5 नज़मों का मरकजी ख्याल करेंगे। आपने ऐसे नहीं कर लेना कि किसी का खुलासा याद कर लिया, किसी का मरकजी ख्याल याद कर लिया, या तो 5 का खुलासा याद करें या तो 5 का मरकजी ख्याल याद करें।
अब देखिए ये जो पहले 5 सवाल थे ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पांचों आपने अपनी उर्दू की टेक्स्ट बुक में से तैयार करने थे। अब जो आखिरी हमारे पास 3 सवाल बच गए ना ये वाले, ये जो है ये हमने अपनी उर्दू कवायदो इंशा से तैयार करने हैं। देखिए एमसीक्यूज में से भी जो 15 थे उसमें से 10 जो थे वो आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक में से आने थे, वो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से आने, और जो बाकी 5 थे वो आपकी उर्दू कवायदो इंशा में से आने थे। अब इसमें से अभी जो 5 सवाल थे वो आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक में से आने हैं, और बाकी आप ये जो पीछे 20 नंबर के सवाल बच जाते हैं ना, 10 नंबर दरख्वास्त खत के, 5 नंबर कहानियां मुकालमा के, और 5 नंबर जो है वो आपने जुमलों की दुरुस्ती करनी है या उनको मुकम्मल करना है, 5 नंबर उसके। तो 20 नंबर का आपका जो ये पेपर है ये उर्दू कवायदो इंशा में से आएगा। तो टोटल देखें 20 नंबर आपके यहाँ से, 5 नंबर आपके एमसीक्यू से, तो 25 नंबर का पेपर जो है वो आपका उर्दू कवायदो इंशा में से आएगा, टोटल 75 में से। बाकी जो आपका 55 नंबर का पेपर है वो आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक में से आता है। अच्छा अब हम देखते हैं कि अपने कवायदो इंशा से तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है ना, सवाल नंबर 7, वो आएगा कि या तो आपने दरख्वास्त लिखनी है या तो आपने खत लिखना है। अब ये आपकी मर्जी, अगर आपको दरख्वास्तें अच्छी आती हैं तो आप दरख्वास्तें तैयार कर लें, अगर खत अच्छा आता है तो आप खत तैयार कर लें। तो आपके पास ये चॉइस इसी तरह से आएगी कि या तो एक दरख्वास्त और एक खत आ जाएगा, तो आपने उनमें से कोई भी एक लिखना होगा कि या दरख्वास्त लिख लें या फिर आप खत लिख लें। खतूत की तैयारी ना आपने उर्दू के अपनी कवायदो इंशा में पेज नंबर 73 है वहां पे कर दी है। सही है। अब ये देखिए पेज नंबर 73 मैंने खोला हुआ है, इसमें सबसे पहला खत है वालिद के नाम खत स्कूल में इम्तिहानी नतीजा की रुदात बयान करना। अब ये पेज नंबर 73, इसके बाद जो अगला पेज है पेज नंबर 74, ये देखिए इसके पर भी है, पेज 75 पे भी है, 76 पे भी खतूत लिखे हुए हैं। टोटल ये यहाँ तक 8 खतूत लिखे हुए हैं हमसाये के नाम खत। तो ये आपने 8 के 8 खतूत जो है वो अच्छे तरीके से करने हैं। इसके बाद ना मैं अगला जो पेज है ना, पेज नंबर 78, इसके ऊपर कुछ मौजू लिखे हुए हैं अलग से कि इनमें से भी आपसे जो है वो खत पूछा जा सकता है। तो इनमें मैंने जो टिक कर दी है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ये छठा, फिर 8वां, फिर 13 और 15, बस आपने ये वाले याद करने हैं, इन्हीं में से आएगा। पहले तो वो 8 आपने कर लेने ना जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, और फिर ये जो अलग से मौजू लिखे हुए हैं ना, इनमें से भी आपने बस ये 8 ही करने हैं खतूत। और ये जो अगला पेज है ना, ये भी आपके सिलेबस में भी आ जाता है, पेज नंबर 79, ये रुकात या दावती कार्ड ये नहीं आते आपके पेपर में ना, तो इनको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप खतूत को करेंगे। अच्छा अब खतूत में भी ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखें आपने जो सबसे पहले खत लिखने के लिए ऊपर आपने ये लिखना है ना अपना मकाम तारीख, कि आप कहाँ से लिख रहे हैं ये खत, ये आपने अपना जो पैटर्न ऊपर लिखना है। 1 नंबर जो है वो इसका होता है, 1 नंबर आपके तारीख लिखने का होता है। देखिए 1 नंबर इसका हो गया। अच्छा 1 नंबर जो है वो इसका हो गया। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस नहीं लिखना होता, यहाँ पे आपने वो इम्तिहानी मरकज जो भी आपके स्कूल वालों ने पैटर्न लिखवाया आपने वो लिखना है। 1 नंबर आपका ये हो गया, तारीख लिखने का हो गया यहाँ से। अच्छा उसके बाद आपके ये जो अलकाबो अदाब है ना, ये जो आप लिखते हो मेरे प्यारे दोस्त या अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम, 1 नंबर आपका इस चीज का हो गया। तो 3 नंबर तो जो है वो आपको यहीं से मिल गए। उसके बाद जो है 1 नंबर आपका होता है कि जब आपका खत खत्म हो जाता है और आप एंड पे लिखते हो ना आपका भाई या आपकी बहन या आपकी बेटी, इस तरह से, और वसलाम और अपने बारे में अलिफ बे जीम जो भी, तो 1 नंबर आपका उस चीज का होता है। तो खत के अंदर 4 नंबर तो आपके इस पैटर्न के ही हो गए ना, एक एक नंबर, हर लाइन का एक एक नंबर आपका ये बन गया। तो जिसको नहीं भी कुछ आता 4 नंबर तो वो अपने पूरे ले सकते हैं। फिर पीछे बच गए जो अंदर आपने लिखनी है लाइंस, 6 नंबर आपके उसके होते हैं। तो इस तरह आपका 10 नंबर का खत बन जाता है। फिर आपके पास जो है वो दरखास्तें आ जाती हैं, पेज नंबर 80 पे ही आपकी जो है वो दरखास्तें शुरू हो जाती हैं। अच्छा ये भी आपकी जो है वो कितनी दरखास्तें हैं, टोटल आपके पास 6 दरखास्तें हैं। तो ये 6 की 6 आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। दरखास्त ज्यादा आसान है, देखिए छोटी छोटी सी हैं और बस 6 दरखास्तें हैं, तो आप इन दरखास्तों को कर लें। देखिए अब दरखास्त में भी ना आपके जो ऊपर आप ये पैटर्न लिखते हैं, बखिदमत जनाब हेडमिस्टर साहिब, ये 1 नंबर आपका इसका है। उसके बाद आप जो मौजू लिखते हैं ना दरख्वास्त का, दरख्वास्त का उन्वान लिखते हैं कि आपने दरख्वास्त किस लिए लिखी है, 1 नंबर आपको दरख्वास्त में इसका मिल जाता है। जनाब आली लिखने का भी आपको 1 नंबर मिल जाता है। 3 नंबर आपको दरख्वास्त में इसी चीज के मिल जाते हैं। अच्छा उसके बाद आपके आखिर में जो है, आप आखिर में जो अपने बारे में अल आरिज और अली बे जीम लिखते हो अपने बारे में, 1 नंबर आपको उसका मिल जाता है। अच्छा और 1 नंबर आपको मिलता है तारीख का। यहाँ पे तो तारीख नहीं लिखी
लिखी हुई, लेकिन आपके बोर्ड वालों का जो पैटर्न है उसमें उन्होंने बताया कि 1 नंबर तारीख का भी मिलेगा, तो आपने फिर यहाँ पे एंड पे ना तारीख भी लिख देनी है। तो इस तरह से आपके 5 नंबर जो है वो दरख्वास्त में यही बन जाते हैं पूरे पैटर्न के, और दरमियान में जो आपका ये बच जाता है ना आपकी दरख्वास्त की, तो 5 नंबर जो है ये नफ्स मजमून जिसको कहते हैं, दरख्वास्त की जो बॉडी है दरमियान में 5 नंबर आपके उसके हैं। तो जिसको नहीं भी आती एक दफा उसके 5 नंबर तो पूरे सिक्योर हैं, फिर वो थोड़ा बहुत भी लिख लेगा तो उसको 2-3 नंबर तो इसमें से मिल जाएंगे, तो 10 में से 8 नंबर तो आपकी दरख्वास्त में ना भी आती हो तब भी आपके आ जाएंगे। सही है, तो इस तरह से अपनी दरख्वास्त की तैयारी करनी है। टोटल ये 6 दरख्वास्तें हैं, इन 6 को आपने अच्छे तरीके से जो है वो कर लेना है अपनी उर्दू की कवायद व इंशा में से। तो अगर आपने दरख्वास्तें करनी है तो ये 6 दरख्वास्तें करेंगे, और अगर खतूत करने हैं तो वो जो मैंने आपको पीछे बताए हैं आपने उतने खतूत कर लेने हैं। तो आपके पास चॉइस आएगी, या तो दरख्वास्त लिखनी होगी या तो खतूत, तो कोई एक चीज आपने तैयार करनी है। इसके बाद आपके पास जो अगला सवाल आता है ना वो आता है कहानी या मुकालमे का। अब दोनों चीजें आती है, एक कहानी आती है और एक मुकालमा आता है, और आपने दोनों में से कोई एक चीज करनी होती है। बेहतर यह है कि आप कहानियां कर लें, वो करना ज्यादा आसान होता है, मुकालमे में नंबर भी कट जाते हैं, तो आप जो है वो कहानियां कर लें अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ आपने कौन कौन से मुकालमे और कहानियां करनी है। आपका जो उर्दू कवायद इंशा है ना उसमें पेज नंबर 86 के ऊपर मुकालमे दिए हुए हैं। तो ये आपके टोटल 6 मुकालमे हैं, मरीज और डॉक्टर, दुकानदार और खरीदार, दो हम जमात, दर्जी खाने में, उसके बाद तारीख पाकिस्तान और होटल में। तो ये आपके जो है वो 6 मुकालमे। अगर आपने मुकालमे करने हैं तो फिर ये 6 के 6 आपको करने पड़ेंगे। इसमें से कोई भी आपको नहीं बताया जा सकता कि इम्पोर्टेंट कौन सा है। वैसे तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना वो तो मरीज और डॉक्टर, दुकानदार और खरीदार हैं, दो हम जमात इम्पोर्टेंट है, तारीख पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मुकालमे कर रहा है और वो सारे नहीं करना चाहता तो वो सिर्फ ये कर ले 4, तो भी उसके हो जाएंगे। लेकिन बेहतर ये है कि सारे कर लें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, कोई भी आ सकता है इनमें से। फिर आगे कहानियां, पेज नंबर 93 पे आपकी ये कहानियां शुरू हो रही है। ये काफी सारी बन जाती हैं वैसे, लेकिन ये बहुत आसान होती है याद करना। आपने 1-2 दफा इसको पढ़ लेना है, फिर आपने इसको खुद ही कहानी की तरह पेपर में लिख देना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जो पेपर में कहानी आती है ना वो किसी भी तरह आ सकती है, कि या तो वो आपको ना इस तरह से टाइटल दे सकते हैं, ये देखें झूठ की सजा, या ये जो टाइटल कहानी का लिखा हुआ है, या फिर ये जो एंड पे इसका लिखा होता है ना मोरल जिसको हम कहते हैं, एंड पे जो अखलाकी सबक इसका होता है वो भी दे सकते हैं। सही है, तो आपको दोनों तरीके से कहानी पता होनी चाहिए, या तो वो झूठ का इंजाम बुरा होता है इस तरह भी दे सकते हैं। तो आपको कहानी जो है वो दोनों तरह पता होनी चाहिए। अगर वो एंड का मोरल दे दें तब भी आप लिख सकें, और अगर वो इस तरह दे दे तब भी आप कहानी जो है वो लिख सके, टाइटल भी दे सकते हैं। तो ये सारी आपने जो है वो कहानियां करनी है। टोटल ये 12 कहानियां जो है वो यहाँ पे बन रही हैं, जो आपकी बुक वालों ने बताई हुई है। 12 कहानियां ये बनती हैं, और ये जो है ना 11 कहानियां आपके पेज नंबर 102 और 103 पे ये दिए हुए हैं, ये जिनके टाइटल और थोड़ा सा उन्होंने ना मफहूम ये लिखा हुआ है इस तरह से डॉटेड लाइंस में ना, इसका थोड़ा सा आपको बता दिया है इसके बारे में। तो आपने जो है वो हिंट दे दिए, यहाँ से इस कहानी को आप बना के लिख सकते हैं। तो 11 कहानियां ये हैं और 12 कहानियां वो हैं, और ये बहुत आसान होती हैं। आप 1-2 दफा इनको पढ़ते हैं तो आपको ये याद हो जाती है, और इनको लिखना भी आसान होता है और इनमें नंबर भी कम कटते हैं। अब इसके बाद जो आपके पेपर का आखिरी सवाल है ना वो है दुरुस्ती और तकमील। इसमें आपको जुमले दिए जाएंगे, आपने उनको या तो दुरुस्त करना होगा या फिर आपने जो है वो उनको मुकम्मल करके लिखना होगा। सही है, अब आपके पास ये इसके अंदर जो है वो 7 या 8 जुमले आ सकते हैं, जिसमें से आपने करने 5 ही होंगे। उसमें से कुछ जुमले ऐसे होंगे जो गलत लिखे होंगे, आपने उनको करेक्ट करना होगा, यानी जुमला पूरा लिखा होगा लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई गलती होगी, आपने उस जुमले को दुरुस्त करके लिखना होगा। और कुछ जुमले ऐसे होंगे जो कि आधे दिए होंगे, आधा जुमला लिखा होगा, आपने जो है वो उसको आगे मुकम्मल करना होगा। जैसे लिखा होगा 1 अनार और लिख के आगे डैश डाल दीजिए, अब आपने इसको मुकम्मल करना है 1 अनार 100 बीमार। इस तरह करके कुछ जुमले ऐसे दिए होंगे जो आधे होंगे, आपने उनको मुकम्मल करना होगा, यानी तकमील भी होगी कुछ जुमलों की जिनको आपने मुकम्मल करना है, और कुछ जुमले होंगे जो मुकम्मल तो दिए होंगे लेकिन उसमें कोई ना कोई गलती होगी, आपने उनको दुरुस्त करना होगा। तो ये टोटल 8 जुमले दिए जाएंगे या फिर 7 दिए जाएंगे, जिसमें से आपने करने जो है वो 5 होंगे। अब इनकी आपने तैयारी जो है वो कहाँ से करनी है, आपकी जो उर्दू की कवायद इंशा की बुक है ना वहीं से आपने इनकी तैयारी करनी है। पेज नंबर आपने 43 खोल लेना है, ये देखें ये पेज नंबर 43 मैंने खोला है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ने और को का इस्तेमाल। ये जो जुमलों की दुरुस्ती है ना वो आपने यहाँ से तैयार करनी है, जो गलती होती है जिसको आपने करेक्ट करना है। तो एक तो आपने ने और को का इस्तेमाल जो है उसको करना है, देखो ने का इस्तेमाल दिखाया हुआ है, पूरा सिखाया हुआ है, फिर नीचे जो है वो को का इस्तेमाल सिखाया हुआ है, तो ने और को का इस्तेमाल आपने कर लेना है। फिर अगले ही पेज के ऊपर जो है वो फेल की फाइल के साथ मुताबिकत बताई हुई है, इसको करना है।
इसी पेज पे नीचे जो है वो इसमें सिफत और इसमें मौसूफ में मुताबिकत बताई हुई है, ये करना है आपने। और इसी से अगले पेज के ऊपर जो है वो इसमें ज़मीर और मर्जा की मुताबिकत बताई हुई है, आपने ये कर लेना है। तो ये आपने पेज नंबर 43, 44 और 45 के ऊपर, इन 3 पेजेस के ऊपर ये जो बताए हुए है ना, ये कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है पेज नंबर 58 के ऊपर अपनी बुक के, इसी कवायद इंशा के। इसके ऊपर दिए हुए हैं ज़रबुल इमसाल। तो आपने पेज नंबर 58 पे जो ज़रबुल इमसाल दी हुई है ना, ये आपने सारी कर लेनी है। इनमें से आपके जुमलों का जो मुकम्मल करना होता है ना, जैसे आ बैल आगे डैश डाल देंगे, इस तरह आपने ये जुमले देख लेने हैं। सिर्फ आपने इनको ना ज़रबुल इमसाल को पढ़ना है, सिर्फ इनके मफहूम आप चाहे ना करें, सिर्फ इसको करें। देखिए आ बैल लिखा होगा, आगे डैश डाल दी होगी, तो आपको ये पूरा मुकम्मल करना आना चाहिए। आ बैल मुझे मार, जैसे आदमी का शैतान, आगे डैश डाल देंगे, मतलब सिर्फ इतना लिखेंगे, आगे ये नहीं लिखेंगे। तो फिर आपको जो है वो मुकम्मल करना आना चाहिए। तो ये सारी ज़रबुल इमसाल जो आपकी दी हुई है ना, पेज नंबर 58 पे, उसके बाद 59 पे, फिर पेज नंबर 60 पे और पेज नंबर 61 पे। तो इन 4 पेजेस के ऊपर ये जो ज़रबुल इमसाल है ना, ये आपने सारी एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। मफहूम इनका आप चाहे ना करें, सिर्फ इनको आपने एक दफ़ा पढ़ना है अच्छे तरीके से, कि अगर जुमला आए आपके पास आधा, तो अगला आधा जो है वो आपको आता हो। तो इस तरह आपका उर्दू का पूरा पेपर आएगा। इस तरह से आपने उसकी पूरी तैयारी करनी है। मैंने आपको हर पेज पे दिखा दिया कि आपने किस पेज से कितना कितना याद करना है। तो आपने इस तरह से इस पूरे पेपर की तैयारी करनी है। सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बता दी कि किस तरह आपने इसको रेडी करना है। अब इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको एक पूरे एक दिन का रिवीजन प्लान दूंगी और सीक्वेंस से बताऊंगी कि आपने किस चीज को पहले करना है, किस चीज को बाद में करना है और किस चीज को कितना टाइम लगाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो है वो आपको साथ साथ मिलती रहे।